नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से पिछले 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 6ठा लेक्चर की ओर चलते हैं। अभी हम आपको कुछ अलग अलग टाइप का न्यूमेरिकल बताते हैं और उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस के प्रभावित करने वाले कारक और उस पर भी हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तब आप सबसे पहले एम क्रीम का किताब बनाइएगा, जिसके पास भी एम क्रीम बुक होगा। अभी हम और न्यूमेरिकल बताएंगे अलग अलग टाइप के, जितने भी इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सबको 2-2 क्वेश्चन बता देते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, फिर जो नहीं बनेगा आप कमेंट करके हमको बता दीजिए, हम आपको जरूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। है एक क्वेश्चन है दोस्त कि एक चालक तार के अनुदिश विभवांतर 15 वोल्ट है। मतलब एक चालक तार ले लीजिए, देखिए ये चालक तार है और इसके अनुदिश जो विभवांतर है, यानी दोनों छोर के विभव का जो अंतर है वह विभवांतर 15 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 15। दोनों छोर के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट है। कहता है कि इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रहा है और यह जो धारा है वह कितना एम्पीयर है? 10 एम्पीयर, और यह प्रवाहित हुआ है 5 मिनट तक। और यहाँ पर जो विभवांतर है बाबू वह है 15 वोल्ट। यानी ऐसे समझिए, एक चालक तार है, इसको हम 15 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं तो दोनों छोर का विभवांतर 15 वोल्ट होगा। इसमें धारा भी प्रवाहित हुआ, धारा कितना एम्पीयर गया? 10 एम्पीयर, और हम 5 मिनट तक प्रवाहित करते रहेंगे। ठीक है ना। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कार्य कितना होगा। क्लियर? देखो बाबू, जब भी इलेक्ट्रिसिटी में आपको कार्य निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग विभव पढ़े हैं। ठीक है ना। तो विभव में आप पढ़े होंगे कि विभव जो होता है, V जो होता है, यानी विभवांतर जो होता है वह W/Q के बराबर पढ़े थे कि एकांक आवेश को अनंत से किसी खास बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है या विभवांतर कहते हैं, है ना। तो V जो होगा W/Q, आपको निकालना क्या है दोस्त? कार्य, है ना। तो कार्य जो यानी कि W निकालोगे तो Q इधर आ जाएगा, तो ये हो गया Q × V। अब बताओ, V यानी विभवांतर तो 15 वोल्ट दिया है, लेकिन Q क्वेश्चन में दिया नहीं है। अब Q निकालना है। Q कैसे निकालोगे? तो देखो, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि I = Q/T पढ़े थे। अब I का मान कितना एम्पियर है? 10, है ना। तो यहाँ पर लिख दोगे 10 एम्पियर। Q निकालना है, T का मान कितना है बाबू? 5 मिनट। तो इसको किस में बदलोगे? सेकेंड में। तो हो जाएगा 5 × 60, दैट इज Q = 10 × 5 × 30, 300। तो 10 × 300 दैट इज 3000 कूलम। अब यहाँ से क्या करोगे? आपको निकालना था कार्य। 3000 कूलम को वोल्टेज यानी 15 से गुना कर दीजिएगा तो 15 या 45,000 जूल कार्य होगा, है ना। यानी कि एक चालक तार है, 15 वोल्ट के बैटरी से जोड़े हैं, इसमें धारा इतना मिनट तक प्रवाहित हो रहा है। तो कार्य निकालो। कार्य का फार्मूला होगा Q × V। V तो दिया है क्वेश्चन में, Q निकालना है तो Q का फार्मूला हो जाएगा बाबू I × T। I और T यानी धारा और समय में गुना कर दीजिएगा। Q निकल गया 3000 कूलम, Q रख दीजिए, वोल्टेज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी में एक और है क्वेश्चन, उसको हम लोग करते हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इसमें और 1-2 क्वेश्चन हम करवाएंगे अभी, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे, उस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे। और फिर आप इस ओम्स लॉ से रिलेटेड जो क्या बोला जाता है, एम क्रीम का है, उसको आप बनाइए। और उसके पहले हम विद्युत धारा पढ़ा दिए है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा दी है। तो जिसके पास भी किताब होगा एम करीम का, वो पेज नंबर 439 में एक्सरसाइज है, पूरा आप जाके बनाइए। और जो आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे इतना नंबर क्वेश्चन। अभी हम और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बता देंगे, सभी टाइप का इसमें से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और आप इसको बना के दिखाइएगा। ठीक है। चलिए दोस्त, एक क्वेश्चन है बाबू, इसको समझते हैं। देखिएगा कि 2 बिंदु है, ठीक है, और इन दोनों के विभव का अंतर अर्थात विभवांतर कितना दिया क्वेश्चन में? 409.5 वोल्ट। ठीक है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, शुरू में इसके वेलोसिटी 0 था, क्योंकि लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को विराम से त्वरित किया गया, यानी शुरू में इसका वेलोसिटी 0 था। अब इस इलेक्ट्रिक, देखिए आप समझिए, 2 बिंदु के बीच का विभवांतर इतना है, और हमने बताया था कि जहां भी विभवांतर होगा वहां विद्युत क्षेत्र होता है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। और इस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दिए थे विराम में। अब हम लोग पढ़े थे कि जब इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो जब फोर्स लगेगा तो इसमें मोशन होने लगेगा।
ठीक है कि नहीं। तो कहता है कि अगर हम इसको विराम से इन दोनों के बीच छोड़ दिए थे तो बताओ इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो, है कि नहीं। यानी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। चलो एक थ्योरी हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह है वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे मान लो कि एक वस्तु है और इस पर एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, सभी दिशाओं से बल लग रहा है, ठीक है ना। तो कहता है इन सभी बलों के द्वारा जब बल लगेगा, मान लो कि नेट बल कुछ है, तो मान लो कि शुरू में 0 वेलोसिटी पर था, बल लगा, वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए शुरू वाला गतिज ऊर्जा निकालोगे तो 1/2 mU², बाद वाला गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो बाद में से शुरू को घटा देंगे और यहाँ पर जितने भी बल लग रहा है सभी बल के द्वारा कार्य निकाल देंगे। तो वही लिखे हैं कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है ना। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल गतिज ऊर्जा में से कौन सा गतिज ऊर्जा घटाते हैं, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, है ना। तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस यानी कार्य। अब यहाँ से मतलब हो गया कि कार्य बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mU², ठीक है ना। एक वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब बताइए शुरू में ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी कितना होगा 0, यानी ये वाला टर्म तो पूरा 0 होने वाला है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv²। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि v निकालना है, ठीक है ना। तो बताओ v का फार्मूला कितना होगा, तो 2 इधर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, रूट में चल जाएगा, तो v बराबर 2w/m। अब बताओ W मने कार्य, और अभी हम कार्य निकालना सिखाए थे कि Q इंटू V होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालोगे कार्य बाबू, तो वेलोसिटी अगर निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू Q इंटू V/m, और Q कितना होता है तो I इंटू टी, तो 2 इंटू I इंटू टी इंटू V/m। अब देखना सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया है क्या लिखा है कि दो बिंदु के बीच का विभवांतर माने भी दिया है। यदि इलेक्ट्रॉन को इन दोनों बिंदुओं के बीच विराम से त्वरित किया गया है तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करें, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पर क्यू आई तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसी से बना दें 2 इंटू क्यू इंटू V/m। क्यू माने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब बताओ यहाँ पर हम अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो हम क्वेश्चन मिटा रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए फाइनल वेलोसिटी निकालना है 2 इंटू W क्वेश्चन में कितना है दिया, सॉरी 2 इंटू क्यू माने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। वोल्टेज कितना है बाबू, वोल्टेज तो 409.5 m, ठीक है ना। m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। इसको आप सॉल्व करिएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बस यहाँ से क्लियर करो कि यहाँ पर जो कार्य होगा 1/2 mv² के बराबर होगा, कार्य 1/2 mv² के बराबर होगा। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी होगा W जो होता है Q इंटू V के बराबर होता है। Q यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, V यहाँ पर जो है पोटेंशियल के लिए, m इसका द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन है कि ये गोला है, 2 गोला है, एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है। छोटा गोला की त्रिज्या ये है, बड़ा गोला की त्रिज्या b है, इसकी त्रिज्या इससे बड़ा है और दोनों का केंद्र एक ही है। तो जब 2 गोला का केंद्र एक ही होता है उसको सकेंद्रीय गोला या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कहा जाता है, ठीक है ना। कहता है कि ये जो बीच वाला गैप है ना, इसमें हमने मटेरियल भर दिया है, ठीक है, और इस मटेरियल जो भी भरा गया उसकी प्रतिरोधकता रो है। तो कहता है कि बताओ इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए, हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है कि इसके बीच में मटेरियल है। तो अगर हम आपसे पूछें कि चलो यहाँ से इस दूरी पर जो भी मटेरियल उसका प्रतिरोध बताओ, तो कुछ होगा, मान लेते हैं, मान के चलो ऐसे समझ लें कि 10 ओम होगा। तो हम बोले कि थोड़ा सा दूर जाओ तो प्रतिरोध कुछ अलग होगा, इससे दूर जाओ प्रतिरोध कुछ अलग होगा।
तो बताओ इस केंद्र से सभी बिंदुओं का प्रतिरोध सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। तो जब प्रतिरोध अलग अलग होगा तो ये कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल? तो वेरिएबल। यानी यह क्वेश्चन कांस्टेंट का है कि वेरिएबल का? वेरिएबल का। तो पिछले लेक्चर में हम आपको वेरिएबल का ये प्रॉब्लम दिखाए थे, है ना। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है कि जिस भी बॉडी का आपको प्रतिरोध निकालना हो जो वेरिएबल हो, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। कौन सा मेथड का? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है कि केंद्र से x दूरी पर या कुछ दूरी पर आप एक छोटा सा स्फीयर बना लो, एक छोटा सा स्फीयर बना लो और इस छोटा से पार्ट का प्रतिरोध निकाल लो, है ना। मतलब कोई भी बॉडी है तो एक छोटा सा बॉडी को जिम करो और बॉडी का शेप वैसा ही होगा जो इसका इनिशियल है। मान लो कि आयताकार होता तो यहाँ पर स्ट्रिप आयताकार लेते, ठीक है। यहाँ पर गोलाकार है तो गोलाकार स्ट्रिप लिए और इस छोटा सा गोलाकार स्ट्रिप का प्रतिरोध निकाल दो और सब ऐसा ऐसा छोटा छोटा जोड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा। और जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग dx मोटाई का एक स्फीयर निकाल किया। अब बताओ प्रतिरोध का फॉर्मूला है R = ρl/a। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट माना है ये काफी छोटा है, काफी पतला है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा काफी कम होगा। तो कम यानी छोटा प्रतिरोध लिखना है तो R लिखेंगे कि dr, तो आपको होगा सर dr। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि dr = रो तो मटेरियल का सगरो कांस्टेंट है, रो जस के तस रहेगा और यहाँ पर इसकी थिकनेस लंबाई काफी कम है तो लिखेंगे dx, ठीक है ना। और बाकी में फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। तो अब बताओ गोला का सरफेस एरिया कितना होता है? तो 4πr²। लेकिन r यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर केंद्र से कितना दूरी है? x, तब 4πx², है ना। तो ये बताओ ये पूरा का निकला कि छोटा सा पार्ट का हमने कहा था कि छोटा सा पार्ट का प्रतिरोध निकाल के और इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो पूरा पार्ट का आपको मिल जाएगा प्रतिरोध। अब देखना इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो इसका लोअर लिमिट ये है और अपर कहाँ से कहाँ है? बी, है ना। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? ए से बी तक, ठीक है। अब dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर dr का इंटीग्रेशन तो r होता है, जो कांस्टेंट है टर्म उसको बाहर निकाल दो तो ρ/4π विल बी बाहर और बचेगा नीचे में x², ऊपर जाएगा तो x⁻² × dx, ए से कहाँ तक? बी तक, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? तो पावर में एक जोड़ दो, उतना से भाग दे दो तो आ जाएगा ρ/4π × x⁻² -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो ए से बी तक जाएगा। तो ρ/4π × अब बताओ x⁻³ x⁻1 ए से कहाँ तक? बी हो जाएगा रे। अब क्या करने वाले हो आप बताओ? तो ρ/4π × -1 है तो नीचे आ जाएगा यानी -1/x होगा। ए बटा कहाँ? ए से कहाँ तक? बी तक। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, ठीक है। तो हो जाएगा ρ/4π × पहले आ जाएगा 1/b -1/a माइनस प्लस, तो 1/a पहले और माइनस है तो इसको पीछे रख दें। तो कहाँ लिख दें हम? इस साइड, है ना। देखो थोड़ा सा है बस लिख देते हैं। देखिएगा प्रतिरोध ρ/4π × ठीक है ना 1/a - 1/b, ज़्यादा आप एलसीएम ले लेंगे तो ρ/4π ये हो जाएगा ab, हो गया b - a, है ना। तो रो इंटू b - a बटा में 4πab ये प्रतिरोध हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पार्ट का इंटीग्रेशन कर, मैंने छोटा सा पार्ट का प्रतिरोध निकाल दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया और बाकी ये तो पूरा मैथ्स है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग और इसी में अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक। आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए दोस्त, तो अगला टॉपिक है हम लोग को प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। देखो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे, तो ओम्स लॉ में पढ़े थे कि V = IR, है ना। तो I तो है और R जो होता था वह था ρl/a, ठीक है। और रो का ये वाला मान है, तो इस मान के आधार पर ये है तुम्हारा प्रतिरोध है, जो हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं कि R = ρl/a और ये रो पूरा है टर्म, ठीक है ना। चलो, तो अगर हम प्रतिरोध को लिखें तो प्रतिरोध जो हो जाएगा ρl/a, जहाँ रो का मान क्या है तो mne² τ × l/a। चलो ठीक है ना।
तो इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं ये पहले बताइए। ये वाला टर्म अगर पूरा कांस्टेंट माने तो आर और एल समानुपाती हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। अगर ये पूरा एल ये सब कांस्टेंट माने तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टर्म हो गया, अगर एम एन ए स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, ये सब पूरा कांस्टेंट है तो टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा टाउ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा समझते हैं क्या क्या हुआ। चालक तार के प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक है इसकी लंबाई। ये क्या कहता है कि किसी चालक तार की जितनी ज्यादा लंबाई होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, यानी अगर कोई चालक तार की लंबाई बहुत ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिर अगर चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसकी मोटाई अगर ज्यादा कर दें, यानी कि इसका वैल्यू ओवरऑल ज्यादा हो, तब बताओ ये वाला समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। यानी आप मान लो कि ये मेरे पास दो पेन था, एक थोड़ा मोटा है एक थोड़ा पतला है, दोनों की लंबाई सेम है ना। तो जो मोटा है उसका प्रतिरोध कम होगा और जो पतला है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर अगला है रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग कहते थे। अब देखिए एक बार कि एक चालक तार है और इस चालक तार के तापमान को हम बढ़ा दें, है ना। तो जैसे ही आप चालक तार के तापमान को बढ़ाइएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको ऊष्मा वाला ऊर्जा मिलेगा। और जब किसी भी वस्तु को ऊर्जा मिलता है तो वह अपना स्पीड को बढ़ा लेता है। इसका अर्थ है कि चालक तार के फ्री इलेक्ट्रॉन को जब तापमान को बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगा, और एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलने के कारण कोलिजन जल्दी करने लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ चुका होगा। अब बताओ जब कोलिजन जल्दी करेगा तो इसका मतलब है कि दो कोलिजन के बीच टाइम कम लगा होगा, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि जैसे ही तापमान को बढ़ाएंगे तो कोलिजन जल्दी होगा, और कोलिजन जब जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। अब बताओ रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब यह समझना, हमने क्या बताया कि ताप को बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम घटा, और जब रिलैक्सेशन टाइम घटा तो प्रतिरोध बढ़ा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम ताप और प्रतिरोध के बारे में पढ़ें तो ताप बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ा। अब एक बार फिर से सुनिए कि जब चालक तार के तापमान को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्थात ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें तो प्रतिरोध के प्रभावित करने वाले कारक हो जाएगा पहला क्या होगा बाबू बताओ, कि प्रतिरोध, ठीक है ना, लिख लेना, ये सब आता है। प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, चालक के लंबाई के समानुपाती, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ताप बढ़ाने पर टाउ घटता है तथा टाउ घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। अर्थात तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब ये जो था ना, ये था थ्योरी वाला पॉइंट। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी पूछा जाता है ना, तो ये थ्योरी वाला पॉइंट है, ये आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि 12th क्लास में थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम थ्योरी वाला पॉइंट को आपको क्लियर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग अगला जो आएंगे इसमें न्यूमेरिकल पॉइंट पर। न्यूमेरिकल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होगा इसको समझिएगा। लंबाई के प्रभाव से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो लंबाई के प्रभाव लाएंगे हम लोग। पहला क्या पढ़े थे दोस्त कि
प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध जो होता है रिलैक्सेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती, और प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के समानुपाती। इतना पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पहला जो है कि ऐसे समझिए कि एक चालक तार है, ठीक है, और इस चालक तार की लंबाई है 2 मीटर, ठीक है, और इस समय इसका प्रतिरोध है 10 ओम, ठीक है। अगर मान लो हम इसी चालक तार को खींच के बड़ा कर दिए, ठीक है ना, तो अगर हम इसी चालक तार को खींच के हम 2 मीटर से 4 मीटर कर दिए, 2 मीटर से कितना मीटर कर दिए, 4 मीटर। अब बताइएगा, पहले ही थोड़ा मोटा था, अब तो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो कहता है कि अब प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम लोग को करना होगा कि इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध प्रारंभ में 10 था तो बाद में कितना होगा, इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर, है ना। इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, तो अगले क्लास में करेंगे।